हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक प्रभाव, जिसमें हम मध्य प्रदेश से संबंधित सभी एमसीक्यू को कंप्लीट करने वाले हैं। यह हमारे वनडे एग्जाम में या फिर मध्य प्रदेश जिस भी एग्जाम में आता है तो उसके सारे क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट किए जाएंगे। तो प्लीज़ गाइज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंकित करते हुए परिभाषा दी गई है? तो सबसे पहले किस प्राचीन ग्रंथ में या साहित्य में मध्य प्रदेश को इंकित करते हुए परिभाषा दी गई है? तो ये है मनुस्मृति में सबसे पहले इसको अंकित किया गया है। आचार्य मुनि ने अपनी प्रसिद्ध कृति मनुस्मृति में मध्य प्रदेश को इंकित करते हुए इस प्रकार से परिभाषित किया है कि जो हिमालय और विंध्याचल के बीच का हिस्सा है और विंध्याचल यह प्रदेश जहाँ सरस्वती नदी का लोप हुआ है कि पूर्व में तथा प्रयाग के पश्चिम में यह मध्य प्रदेश कहा जाता है। पूर्व एवं पश्चिम के सागरों तथा विस्तृण यह क्षेत्र जो इन दोनों पर्वतों हिमालय और विंध्याचल के बीच में स्थित है उसे विद्वान लोग आर्यवर्त कहते हैं। तो सबसे पहले कहाँ पर वर्णन मिलता है मध्य प्रदेश का? तो सबसे पहले वर्णन मिलता है आचार्य मनु की कृति मनुस्मृति में। मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्नलिखित में से किन रूपों में मिलता है? तो मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा यह किस रूपों में उल्लेख मिलता है? तो मध्य प्रदेश को एक स्थल रुद्ध राज्य भी कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, वह राज्य या फिर वह देश जो कि हर जगह से मतलब चारों तरफ से किसी दूसरे राज्य से घिरा होता है उसे स्थल रुद्ध देश कहा जाता है या राज्य कहा जाता है, जिससे कोई भी समुद्री सीमा टच नहीं करती उसकी सीमा से। मध्य प्रदेश मध्य में है देश के, इसलिए मध्य प्रदेश को देश का हृदय कहा जाता है। पश्चिम पर्थ या रेवत्तर भी मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम है। उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हैं। मध्य प्रदेश का उल्लेख अनेक रूपों में मिलता है। मध्य प्रदेश का एक स्थल रुद्ध मतलब लैंडलॉर्ड राज्य भी कहा जाता है। अर्थात मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्री सीमा से नहीं लगती। मध्य प्रदेश का देश के मध्य में होने से इसे देश का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। तथा वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश का उल्लेख दक्षिणापर्ध या रेवातर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में मध्य प्रदेश का उल्लेख दक्षिणापर्ध या रेवातर में भी किया जाता है। वर्तमान में इसे शोया स्टेट या टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? तो मध्य प्रदेश का नामकरण किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। मध्य प्रदेश का देश का हृदय प्रदेश कहलाता है, अर्थात यह देश के मध्य में स्थित होने के कारण इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा है। सबसे पहले इसको मध्य प्रदेश कहकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पुकारा गया था। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? तो मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से मतलब मध्य प्रदेश मतलब पूरा जो भारत है उसकी भूमि है तो अलग अलग लैंड में बटी हुई थी पहले, तो उसमें मध्य प्रदेश जो है वह किस भौगोलिक दृष्टि के अंदर आता है? तो वह भूवैज्ञानिक दृष्टि से अंदर आता है गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। देश का हृदय स्थल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीन गोंडवाना लैंड भू संतति का भूभाग है। इसके पश्चिम भाग की ओर विंध्याचल समूह और दक्कन स्थित हैं। भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? मतलब भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा कौन सा संदर्भ है जो कि मध्य प्रदेश को सही तरीके से वर्णित नहीं करता? तो भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है, तो ये सही है। सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है, तो ये भी आंसर सही है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है, तो नहीं, दक्षिणी सीमा चंबल नदी नहीं बनाती, बल्कि जो उत्तर पश्चिम की सीमा है वह चंबल नदी बनाती है। अर्थात चंबल नदी राजस्थान मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश के साइड बहती है ना, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच की सीमा कौन बनाती है? चंबल नदी बनाती है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है, तो ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन सी इसका गलत है। दिए गए कथनों के विकल्प सी असत्य है, जो कि हमें पता है क्योंकि चंबल नदी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच का सीमा बताती है। दक्षिण की सीमा का निर्धारण कौन करती है? ताप्ती नदी करती है, जबकि चंबल नदी है वह उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। शीर्ष कथन सही है। अर्थात भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है, पहला राजस्थान है। देश का 9.38% भूभाग मध्य प्रदेश
अपने पास रखता है। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को टच करती है? तो 5 राज्यों को छूती है। मध्य प्रदेश का पूर्वी एवं पश्चिम भाग लगभग कितने मिनट का अंतर आता है? तो मध्य प्रदेश का जो देखिए ये वर्तमान है मध्य प्रदेश है, तो इस पूछा गया है इस वाले पूर्व और पश्चिम के बीच में कितने मिनट का अंतर पाया जाता है? तो ये 34 मिनट के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर है और पूरब और पश्चिम के मध्य 34 मिनट का अंतर पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं? मतलब ऐसा कौन सा संघ या समूह है जिसके साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिले हैं? तो मध्य प्रदेश में पुरातन संघ के मिले हैं, आर्य समूह के मिले हैं, धारवाड़ के मिले हैं, लेकिन द्रविड़ समूह के नहीं मिले हैं। मध्य प्रदेश की वैज्ञानिक संरचना से संबंधित अध्ययनों से ज्ञात होता है कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ समूह, पुराने संघ, आर्य समूह, तृतीयक समूह और क्रिटेशस कल्प आदि की चट्टानों के साथ मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, किंतु जो द्रविड़ संघ है इसका कोई भी साक्ष्य मध्य प्रदेश से नहीं मिला है। अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? तो मध्य प्रदेश के जो पश्चिम अर्थात जो मालवा का पठार है इस भाग में फैली हुई है अरावली पर्वत श्रेणी। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाने वाली अरावली नहीं, पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाने वाली पर्वत श्रेणी अरावली श्रृंखला मध्य प्रदेश के मालवा पठार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है। आर्य समूह की चोटी मध्य प्रदेश में किस रूप में जानी जाती है? तो जो आर्य समूह की चट्टानें हैं वह मध्य प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह के नाम से जानी जाती हैं। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह के रूप में जानी जाती हैं। आर्य समूह की चट्टानें जलज प्रकार की होती हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति जल क्षेत्रीय से अपशादों के निक्षेप के कारण हुई है, जबकि जो क्रिटेसस कल्प की चट्टानें हैं वह बाग सीरीज और लमेटा सीरीज के रूप में जानी जाती हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कैसी है? तो मध्य प्रदेश में जो वर्तमान मध्य प्रदेश है उसकी भौगोलिक स्थिति है, देखिए यह मध्य प्रदेश है। डायग्राम डेफिनेटली अच्छा नहीं बना है लेकिन आप इसको देख सकते हैं। इसका विस्तार कहाँ पर है? तो यह 21 में पाया जाता है और ये कितना है? 26 डिग्री 30 मिनट। और जो पूर्वी है पूर्वी में पाया जाता है 74 नहीं, ये है 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 सेकंड तक यह पूर्वी देशांत तक इसका विस्तार है। तो ये सभी सही है। विभाजित मध्य प्रदेश की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन करने हुए वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है और इसका 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य मध्य प्रदेश स्थित है। राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन को बताइए। तो राज्य के विस्तार के संदर्भ में मध्य प्रदेश का विस्तार इस प्रकार है। पूरब से पश्चिम का विस्तार है 870 किलोमीटर, यह सही है। मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 580 नहीं है, 600 कुछ है, 605 है शायद, 605 किलोमीटर है। तो ये वाला गलत है और सही कौन सा है? ई बस सही है। विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई 870 किलोमीटर रह गई है, जबकि प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वह 605 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश राज्य क्या है? तो मध्य प्रदेश समुद्र से घिरा है, तो नहीं, कोई भी समुद्री सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। मध्य प्रदेश एक पूर्ण भू आविष्टित राज्य है, मतलब लैंडलॉर्ड राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पूरी तरह से भू आविष्टित राज्य है। इसकी सीमा ना तो समुद्र को छूती है और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त हरियाणा, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड भी भू आविष्टित राज्य हैं। मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन को बताइए। मध्य प्रदेश महाकौशल की जो राजधानी है वह जबलपुर थी, तो ये सही है।
बुल्ढाना, अकोला सहित 8 जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में शामिल कर दिया गया था। तो ये सही है, मतलब बुल्ढाना, अकोला यह कहाँ चले गए थे? मुंबई राज्य में चले गए थे, जो कि पहले वर्तमान में मुंबई का हिस्सा है, लेकिन पहले क्या थे? मध्य प्रदेश के हिस्से थे। तत्कालीन संपूर्ण विंध्याचल को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया है, तो ये सही है। मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया है, नहीं, भानपुरा तहसील को नहीं दिया गया है, बल्कि भानपुरा तहसील का जो एक सुनील टप्पा था वो राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया था, पूरी तहसील नहीं मिलाई गई थी। तो ये इसका डी गलत है। 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिससे संबंधित उपरोक्त कथन इस प्रकार दिए गए हैं, मतलब जो डी है वो गलत है, क्योंकि जो मंदसौर की भानपुरा तहसील है इसका सुनील टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया था, ना कि पूरी तहसील को। भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो मतलब भौतिक बनावट से मध्य प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया है, सबका साथ सबका विकास। विभाजन से पूर्व जब मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तब मध्य प्रदेश को 9 भागों में बांटा जाता था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया जाता है। अर्थात इसको इस प्रकार बांटा गया है: मध्य भाग का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। निम्नलिखित पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है? तो जहां पर ज्यादा ज्वालामुखी कहां पर होगी? जहां पर काली मिट्टी होगी। तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कहां पाई जाती है? तो मालवा के पठार में पाई जाती है, क्योंकि वह ज्वालामुखी के उद्गार के क्षरण से बनी है या फिर डेक्कन ट्रैप से बनी हुई है। मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के निकलने वाले लावे के द्वारा हुआ है। इस पठार में डेक्कन ट्रैप सेल पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख जिले कौन कौन से हैं जो कि कर्क रेखा से अधिकतम सीमा साझा करते हैं या फिर सबसे समीप हैं? तो कर्क रेखा किसके सबसे समीप है? तो सबसे पहले उज्जैन, क्योंकि उज्जैन का जो मंगलनाथ है वहां से, मतलब उज्जैन एक ऐसा मंदिर है जहां से कर्क रेखा के सेंटर में स्थित है यह। रतलाम और राजगढ़ ये सही है आंसर। सी, कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है, यह उज्जैन के महाकाल मंदिर के ठीक ऊपर से गुजरती है। अर्थात मध्य प्रदेश में उज्जैन, रतलाम, राजगढ़ जिले कर्क रेखा के सबसे समीपतम जिले हैं, जबकि भोपाल, विदिशा, आगरमालवा, सीहोर, जबलपुर, शहडोल, उमरिया आदि जिले कर्क रेखा से कर्क रेखा निकलती हैं। किस जिले से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सतपुड़ा श्रृंखला नहीं पाई जाती है? तो ये है बिलासपुर, क्योंकि बिलासपुर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो ये खंडवा, बैतूल और छिंदवाड़ा में पाई जाएगी। सतपुड़ा पर्वतमाला बिलासपुर छत्तीसगढ़ जिले में नहीं पाई जाती, जबकि यह मध्य प्रदेश में खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद आदि जिलों में विस्तृत है। सिगार चोटी, जानापाव तथा धनजारी चोटी किस पठार में पाई जाती है? तो देखिए, सिगार चोटी सबसे ऊंची चोटी है मालवा की, जानापाव चोटी जहां से चंबल नदी निकलती है, और धनाजी चोटी यह सब कहाँ पे पाई जाती हैं? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये पाई जाती हैं सब मालवा के पठार में। इसका आंसर डी सही है। सिगार चोटी जिसकी लंबाई या फिर ऊंचाई 881 मीटर है, जानापाव जिसकी ऊंचाई 854 मीटर है, और धनजारी जिसकी ऊंचाई 810 मीटर ऊंची है, जो मालवा के पठार में स्थित है और सर्वाधिक ऊंची चोटियों में शामिल है, जो कि किस पठार के महू एवं दक्षिण में स्थित है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्चतम शिखर धूपगढ़ किस पठार में पाया जाता है? तो धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी कहाँ की है? सतपुड़ा की है। तो सतपुड़ा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। कहाँ पाई जाएगी? सतपुड़ा के पठारों में। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 है, जो कि सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है। विशेष रूप से यह होशंगाबाद जिले में आती है। यही मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? तो धूपगढ़ महादेव पर्वत श्रृंखला जो है उसमें पाई जाती है, जबकि पर्वत कौन सा है? तो सतपुड़ा का पठार है, लेकिन श्रेणी कौन सी है? तो ये महादेव श्रेणी है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी में 3 श्रेणियां में बांटा जाता है, जो पूरा सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। देखिए, आपको मैं ऐसे समझाती हूँ। ये है मध्य प्रदेश,
यहाँ से निकला है सतपुड़ा। ये है सतपुड़ा। इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो जो सबसे यहाँ पर है पूर्व में है उसको बांटा गया है मैकल श्रेणी, मध्य में है उसको कहा जाता है सतपुड़ा श्रेणी, और जो सबसे पश्चिम में है उसको कहा जाता है राजपीपला की पहाड़ियाँ। तो जो महादेव पर्वत श्रेणियाँ हैं इसके अंतर्गत आता है सतपुड़ा श्रेणी। महादेव पहाड़ियाँ पर ही प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। मध्य प्रदेश को किस पठार में चौपायों की संख्या ज़्यादा है, मतलब 4 पैर वाले जो जानवर होते हैं, तो ऐसा कौन सा पठार है जहाँ पर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा बघेलखंड में 4 पैर वाले जानवर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बघेलखंड के पठार में वन प्रदेश की अधिकता के कारण यहाँ पर चौपायों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सिद्ध बाबा पर्वत श्रेणी किन पठार के अंतर्गत आती है? तो सिद्ध बाबा जो श्रेणी है वह बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है, तो अर्थात बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आती है। सिद्ध बाबा की चोटी जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर ऊंची है, जो कि प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित है। यह पहाड़ी इस पठार की सर्वोच्च चोटी है, जबकि इसकी औसत ऊंचाई 150 से 750 मीटर है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न किस क्षेत्र में आती हैं? तो गोंडवाना युग की चट्टानें मतलब सबसे पुरानी है, तो सबसे पुराना पठार कहाँ पे पाया जाता है? मतलब दक्षिण साइड पाई जाती हैं पुरानी चट्टानें। तो जो सतपुड़ा क्षेत्र है वह किसके अंतर्गत आता है? गोंडवाना युग की चट्टानों के अंतर्गत आता है। मध्य भारत का क्षेत्र कहाँ पे है? उत्तर साइड है, मतलब उत्तर प्रदेश की साइड लगता है, तो यहाँ तो आएगा ही नहीं। बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में पाया जाता है। मालवा का पठार अभी हमने पढ़ा ज्वालामुखी से बनने वाला है, लेकिन जो प्राकृतिक चट्टानें हैं सबसे पुरानी वो कौन सी हैं? गोंडवाना की चट्टान है। कहाँ पाई जाती हैं? दक्षिण भारत की साइड पाई जाती हैं। दक्षिण भारत की साइड कौन सा है? तो अपना सतपुड़ा पाया जाता है। मध्य प्रदेश की भू संरचना आग महाकल्पी शैल समूह के आसपास की मानी जाती है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें जो क्षेत्र में बांटी जाती हैं, पहला सतपुड़ा के क्षेत्र में और दूसरा बघेलखंड के पठार के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करती है? तो मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है, मतलब उत्तर प्रदेश के साइड वाले जितने भी राज्य हैं उनसे सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो ये करती है अपनी चंबल नदी, या फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच की नदी आती है। तो कई व्यापम के एग्जाम में जामनी नदी भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की उत्तर की सीमा का निर्धारण कौन करती है? तो ये करती है चंबल नदी। मध्य प्रदेश की उत्तर की सीमा का निर्धारण चंबल नदी द्वारा किया जाता है। दक्षिण की सीमा बनाती है ताप्ती नदी और पूर्व और उत्तर की सीमा का निर्धारण करती है सोन नदी। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती हैं? तो धारवाड़ कहाँ धार नहीं होती? देखिए सबसे ज़्यादा बालाघाट में है, रीवा में है और जबलपुर में है, लेकिन खंडवा में धारवाड़ युग की चट्टानें नहीं पाई जाती। खंडवा में डक्कन ट्रैप चट्टानें पाई जाती हैं, जबकि जो आर्कियन समूह की धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वह बालाघाट में, जिनको पुकारा जाता है चिल्पी श्रेणी के नाम से, जबलपुर सागर श्रेणी के नाम से, और रीवा में इनको गोडाइट चट्टानें कहा जाता है। देखिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बाल कैसे चिपचिपे हो जाते हैं, तो चिल्पी चट्टानें। जबलपुर हम सागर से ज़्यादातर जबलपुर अपनी ट्रेन पकड़ते हैं, तो सागर टू जबलपुर। रीवा रवि क्या करता है? डाइट पर है, तो रवि बहुत मोटा हो गया है, तो गोडाइट, रवि गोडाइट नाम से जानी जाती हैं। आर्कियन युग की चट्टानें। मध्य प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में बिजावर श्रेणी, पन्ना और छतरपुर में पाई जाती हैं। कुडप्पा में क्या होता है सबसे ज़्यादा? ये अपने मध्य प्रदेश के जो उत्तर और पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती हैं, तो इसके अंतर्गत बिजावर, ग्वालियर, पन्ना और छतरपुर में कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगी नहीं माना जाता है? तो ऐसा कौन सा स्थान है जिसको पूर्ण पाषाण युगी नहीं माना जाता है? तो ये है ग्वालियर, जबकि जबलपुर, सीधी और खंडवा को पूर्ण पाषाण युगीन माना जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र को पूर्ण पाषाण कालीन युग का नहीं माना जाता है, जबकि जो सीधी, मंदसौर और खंडवा जिले हैं इन इस युग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मतलब जो पूर्व पाषाण काल था उसके साक्ष्य कहाँ से नहीं मिले हैं? तो हमें ग्वालियर से नहीं मिले हैं, जबकि सीधी, मंदसौर और खंडवा से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम की और चौड़ाई क्या थी? जब मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम चौड़ाई कितनी थी? तो 1127 किलोमीटर।
31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन कर दिया गया और एक नए राज्य को बनाया गया जिसका नाम था छत्तीसगढ़। इस विभाजन से पूर्व अखंड मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम की ओर जो सीमा थी वह 1127 किलोमीटर थी और जो विभाजन के बाद सिर्फ 870 किलोमीटर रह गई है। अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की सीमा या फिर लंबाई कितनी थी, मतलब उत्तर से दक्षिण की सीमा कितनी थी, तो उत्तर से दक्षिण की सीमा थी 996 उत्तर से दक्षिण की सीमा थी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का विभाजन 31 अक्टूबर 2000 को कर दिया गया था, नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया था। जब पूरा अखंड भारत का एक अखंड मध्य प्रदेश था जो कि खंडित नहीं हुआ था, उसकी उत्तर से पश्चिम सीमा लगती थी 996, अभी वर्तमान में लगती है 605। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है और इसका सही कथन बताइए। मध्य प्रदेश में अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी, इसको बताना है। तो जो अविभाजित मध्य प्रदेश था वह 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ था। फिर और देशांतर में देखते हैं तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 91 पूर्वी देशांतर के मध्य मध्य प्रदेश स्थित था जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। लेकिन वर्तमान में तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ है ही नहीं, तो अभी वर्तमान में इसका विस्तार क्या है, तो वर्तमान में इसका विस्तार है 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतर का विस्तार है कहाँ से, तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य यह पाया जाता है। सन 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया जिससे प्रदेश में अनेक परिवर्तन आए। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जो कि सबसे बड़ा राज्य था वह कितनी थी भौगोलिक स्थिति, तो 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक थी और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 91 पूर्वी देशांतर तक था। लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति क्या है, विभाजन के बाद स्थिति क्या है, तो विभाजन के बाद इसकी स्थिति है 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक और 74 डिग्री 9 मिनट से पूर्वी देशांतर 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य यह पाया जाता है। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी, वर्तमान में तो 5 को करते हैं, लेकिन जब विभाजित नहीं हुआ था तब कितने को करती थी, तब सबके साथ रहता था, तो 7 राज्यों को सीमा स्पर्श करता था। मध्य प्रदेश सन 2000 से पूर्व मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य नहीं हुआ था तब 7 राज्यों की सीमा साझा करता था, अर्थात गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र और महाराष्ट्र को स्पर्श करता था। लेकिन निम्नलिखित में से कौन से राज्य अपनी सीमा अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को छूती थी लेकिन वर्तमान में या फिर विभाजन के बाद नहीं छूती हैं, तो वर्तमान में आंध्र मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करता लेकिन विभाजन के पहले करता था। बिहार वर्तमान में मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करता लेकिन पहले करता था। और उड़ीसा, झारखंड तो पहले भी टच नहीं करता था, अभी भी स्पर्श नहीं करता। अविभाजित मध्य प्रदेश को 7 राज्यों की सीमा स्पर्श करती थी जो विभाजन के बाद 5 हो गई है, इनमें छत्तीसगढ़ शामिल हो गया है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले 3 राज्य थे आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, जो अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते थे लेकिन विभाजन के बाद मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करते। संपूर्ण मध्य प्रदेश में निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है, तो मध्य प्रदेश जो है वह भाग माना जाता है दक्षिण पठार का। ये दक्षिण भारत का जो पठार है उसके अंतर्गत आता है। भारत का हृदय प्रदेश कहा जाने वाला संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य दक्षिण भारत या दक्षिण पठार का भाग है। इसके उत्तर में जलोढ़ का मैदान, पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और पूर्व में बघेलखंड के पठार पाए जाते हैं। दक्षिण में प्रायद्वीप का पठार स्थित है। भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है, मतलब जो चंबल और सोन है उसके उत्तर का भाग किस नाम से जाना जाता है, तो उसको कहा जाता है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य भारत के पठार को हम नॉर्मल जानते हैं लेकिन यदि भू संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो वो उठा हुआ है, मध्य में है, तो मध्य उच्च प्रदेश उसको कहा जाता है।
भू संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को स्पष्ट भागों में विभाजित किया जाता है। इसी आधार पर चंबल और सोन अक्ष के उत्तर के भाग को क्या कहा जाता है? मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो दक्कन ट्रैप, विंध्यन शैल समूह और ग्रेनाइट नीस का बना होता है। किसका? दक्कन ट्रैप की बनी होती है, विंध्यन शैल पाए जाते हैं और ग्रेनाइट और नीस भी इसमें पाए जाते हैं। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही कथन को बताना है। तो नर्मदा सोन अक्ष के देश दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी स्थित है, तो ये सही है। मध्य उच्च प्रदेश गंगा बेसिन के भाग में आता है, तो ये सही है। गंगा यमुना बेसिन के अंतर्गत आता है मध्य उच्च प्रदेश। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन में आता है, तो ये भी सही है, क्योंकि जो पूर्वी पठार है वहां से महानदी, सोन नदी, यमुना नदी, गंगा नदी वगैरह निकलती हैं। सोन जोहिला वहीं से निकलती हैं, तो ये किसके अंतर्गत आता है? महानदी और सोन नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है पूर्वी पठारी। उपरोक्त सभी सही हैं। भौगोलिक संरचना के अनुसार मध्य प्रदेश को स्पष्ट प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, इसलिए मध्य प्रदेश में सोन और नर्मदा अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी स्थित है। मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश में गंगा के बेसिन का भाग पाया जाता है और पूर्वी पठार में महानदी और सोन नदी के बेसिन के भाग मिलते हैं। राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन नहीं हुआ था, उसके पहले मध्य प्रदेश को ब्रिटिश शासन में सेंट्रल प्रोविजन और बरार कहा जाता था, सेंट्रल इंडिया कहा जाता था, पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत भी कहा जाता था। सन 1956 में राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता था। ब्रिटिश शासन काल में इसको सेंट्रल प्रोविजन और बरार कहते थे। बघेलखंड, छत्तीसगढ़ जैसी अन्य छोटी छोटी रियासतों को सेंट्रल इंडिया कहा जाता था और जो पश्चिमी रियासतें हैं उनको मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश के किन जिलों में धारावाड़ सेल समूह को सौसर सीरीज के अंतर्गत जाना जाता है या सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? धारवाड़ में। तो छिंदवाड़ा की जो धारवाड़ सेल समूह है उनको कहा जाता है सौसर सीरीज। धारवाड़ सेल समूह मुख्यतः दक्षिण मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मतलब धार कहाँ पर आती है? दक्षिण भारत की जो मूवियाँ हैं आज अभी वर्तमान में कैसी बनती है? बिल्कुल धारदार बनती है ना। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, दक्षिण मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। इन सेलों को या इन समूहों को मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में सौसर कहा जाता है, जिसमें मैग्नीज के निक्षेप पाए जाते हैं। सौसर के उत्तर में अपेक्षाः नवीन एवं न्यून कायांतरित की चट्टानें मिलती हैं। इन्हें शकोली चट्टानों के सीरीज के नाम से या फिर शकोली सीरीज के नाम से पुकारा जाता है, जो कि कायांतरित हो गई हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली जो धारवाड़ शैल समूह है उनको कैसे पाया जाता है? तो बाल कैसे हो जाते हैं? चिपचिपे। तो चिल्पी क्रम की या चिल्पी सीरीज के नाम से जाना जाता है धारवाड़ शैल समूह को बालाघाट में। मध्य प्रदेश के दक्षिण प्रदेश में मुख्यतः छिंदवाड़ा बालाघाट में धारवाड़ शैल समूह पाए जाते हैं। बालाघाट और अन्य निकटवर्ती भागों में धारवाड़ चट्टानों को चिल्पी सीरीज की संज्ञा दी जाती है। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदान है, निम्नलिखित में किस सीरीज में मिलती है? तो जो मध्य प्रदेश की पन्ना है वहां पर हीरा प्राप्त होता है। हीरा किस सीरीज में मिलता है? तो ये होता है बिजावर श्रेणी में से प्राप्त होता है। निचले कुडप्पा शैल समूह की ऊपरी सतह बिजावर सीरीज के नाम से जाती है। मतलब कुडप्पा है उसकी जो ऊपरी सीरीज है या ऊपरी तहें हैं उनको क्या कहा जाता है? बिजावर सीरीज के नाम से जाना जाता है। इस समूह की चट्टानें बिजावर, पन्ना और ग्वालियर के निकट पाई जाती हैं। इसमें ज्वालामुखी उद्भिद से हीरे मिलते हैं और इसी के अंतर्गत पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें आती हैं। निम्नलिखित में से उस शैल को छांटिए जो कैमूर, रीवा और भांडेर सीरीज में बांटी हैं। तो ऐसी कौन सी सीरीज है जो कि कैमूर, रीवा और भांडेर श्रेणी में इसको बांटा गया है? तो जो अपर विंध्यन शैल सीरीज है या फिर सेल है उसको 3 भागों में बांटा गया है, कैमूर, रीवा और भांडेर। उत्तर मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विंध्यन शैल समूह को 2 भागों में बांटा जाता है, एक लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन में। तो जो अपर विंध्यन है उसका विस्तृत प्रदेश मध्य प्रदेश के नर्मदा के उत्तर में पाया जाता है, जिन्हें कैमूर, रीवा और भांडेर श्रेणी में बांटा गया है। अपर गोंडवाना शैल समूह को सतपुड़ा
क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो जो अपर गोंडवाना सेल समूह है उनको सतपुड़ा क्षेत्र में जाना जाता है चौगान और जबलपुर स्तर के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना सेल समूह को लोअर गोंडवाना सेल समूह में वर्गीकृत किया गया है। इस सेल समूह में प्रदेश दो क्षेत्रों में अर्थात सतपुड़ा एवं बघेलखंड में पाई जाती है। सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाने वाली अपर गोंडवाना सेल समूह को चौगान और जबलपुर स्तर के नाम से जाना जाता है। देखो, गोंडवाना सेल समूह को लोअर गोंडवाना में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसको दो क्षेत्र होते हैं, एक सतपुड़ा वाला और एक बघेलखंड में पाई जाती है। जो सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है उसमें गोंडवाना सेल समूह को चौगान और जबलपुर में जो पाई जाती है उस दो भागों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस में जवेरा का गुम्मद पाया जाता है? तो जवेरा का गुम्मद पाया जाता है कांगेर की भूमि में। मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा जाता है। जो अपने मध्य प्रदेश है, जो उठा हुआ भाग है ना, ये वाला जो है, इसको कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में बांटा जाता है। इनमें से एक कांगेर भूमि या विंध्यन स्कॉर्पलैंड होता है। भांडेर पठार में दक्षिण की ओर चलने पर जवेरा का गुंबद मिलता है। यह गुंबद लगभग 29 किलोमीटर लंबा और 13 किलोमीटर चौड़ा होता है। अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? तो अविभाजित मध्य प्रदेश को बांटा गया था 9 भागों में, लेकिन विभाजित मध्य प्रदेश है 7 भागों में। सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश 9 प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था, जो अब 7 भागों में स्थित है। यथा मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। निम्नलिखित में से किसे नर्मदा और गंगा का विभाजक माना जाता है? तो गंगा और नर्मदा नदी का विभाजक किसको माना जाता है? तो कामूर घाटी और भांडेर कगार को माना जाता है। देखिए, पूरी पृथ्वी है, ये देखिए पूरा भारत है ना, इसमें एक नदी से दूसरी नदी मिल जाएगी जहां पर ढलान जाएगी, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो इन नदियों को मिलने से रोक रही है ना? क्योंकि ढलान तो एक साइड ही होगी पृथ्वी की, तो बीच में आ जाते हैं कुछ पठार, पर्वत वगैरह आ जाते हैं जो बीच में खड़े हो जाते हैं और दो नदियों को मिलने से रोक देते हैं। तो इन्हीं को कहा जाता है जल विभाजक। तो गंगा नदी से नर्मदा नदी क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि गंगा और नर्मदा के बीच में स्थित है कैमूर कगार और भांडेर कगार। रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आने वाली कैमूर और भांडेर कगार को गंगा और नर्मदा के बीच जल विभाजक माना जाता है। सतपुड़ा पर्वत के संदर्भ में सत्य कथन को छांटिए। सतपुड़ा पर्वत है, उसके संबंध में हमें क्या बताना है? सत्य कथन को बताना है। तो सबसे पहले सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो लंबाई है वो कितनी है? तो 1120 किलोमीटर है, तो ये सही है। इसकी पश्चिम में राजपीपला है, मध्य में महादेव या सतपुड़ा है और पूर्व में क्या है? मैकल श्रेणी है, तो ये भी सही है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पूर्व या पश्चिम से पूर्व में स्थित है, तो ये भी सही है, अर्थात इसके सारे ऑप्शन सही हैं। मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा और विंध्यन पाई जाती हैं। सतपुड़ा की लंबाई 1120 किलोमीटर है। यह पश्चिम में राजपीपला, पूर्व में मैकाल पर्वत श्रेणी और पाई जाती हैं। पर्वत नर्मदा के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय या IST देशांतर के सबसे निकट पाया जाता है? तो जो भारतीय मानक समय रेखा है उसके सबसे निकटतम पाया जाता है मध्य प्रदेश का रीवा जिला। भारतीय मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री है, इलाहाबाद के नैनी के पास से निकलती है। यह भारत की भौगोलिक स्थिति जो कि उच्चांश 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट है और जो पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट तक है। इस स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश का जो रीवा शहर है वह भारतीय मानक समय रेखा के सबसे निकट आता है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो बालाघाट महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है, तो ये सही है। छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़ की श्रेणी को टच करता है, तो ये गलत है।
मोरैना राजस्थान को टच करता है, झाबुआ गुजरात को टच करता है, लेकिन बी गलत है, छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करता। मध्य प्रदेश में जिले अपनी सीमा से लगे हुए राज्य के नाम से जाने जाते हैं। इसके में जो विकल्प बी दिया गया है वो गलत है, क्योंकि जो छिंदवाड़ा है उसकी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श नहीं करती बल्कि महाराष्ट्र को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 308, 252, जो कि इसमें ऑप्शन ही नहीं है। 308, 252 ये वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का पठार कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है? जो मध्य भारत का पठार है वह पाया जाता है 10 में, क्योंकि मध्य में है तो 10 रुपए का मिलेगा नेग, तो 10.6 भाग में पाया जाता है क्या? मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार मध्य उच्च प्रदेश भाग के अंतर्गत आता है, जो कि 10.6% भाग में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर है। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से जिले शामिल हैं? तो मध्य भारत के पठार में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इंदौर नहीं है, पहला ऑप्शन ही सही है। जबलपुर नहीं, ग्वालियर, भिंड और शिवपुरी भी स्थित है, लेकिन इंदौर नहीं है। इंदौर जिला मालवा के अंतर्गत आता है, जबकि जो तीनों बचे हुए जिले हैं वह मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग डक्कन ट्रैप में आता है? तो डक्कन ट्रैप कहाँ पे हो गया? मालवा हो गया, तो मालवा का पठार डक्कन ट्रैप के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा श्रेणी कहाँ पर है? होशंगाबाद में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। महादेव श्रेणी के अंतर्गत आती है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। शौसर, शकोली और चिल्पी श्रेणी किस चट्टान के अंतर्गत आती हैं? तो यह सब धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आते हैं, शौसर, शकोली और चिल्पी। भांडेर, कैमूर और पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उपभाग हैं? तो जो भांडेर, कैमूर, जो पारसनाथ हैं वह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उप विभाग हैं। विंध्याचल श्रेणी उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य विभाजक होती है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 881 मीटर है। राजपीपला, महादेव, मैकल और राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के उपभाग हैं? तो राजपीपला, महादेव, मैकल और राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उपविभाग हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा, सोन एवं दक्कन के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, और यह राजपीपला, महादेव, मैकल और राजमहल सतपुड़ा के उपभाग हैं। प्रदेश के उप विभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को सम्मिलित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो उप विभाग है पूर्वी पठार का आता है, तो वो है बघेलखंड का पठार। अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार पाया जाता है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य पाया जाता है मालवा का पठार। देखिए यह है मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर है अरावली, यहाँ पे पाया जाता है विंध्यन और यहाँ पे पाई जाती है सतपुड़ा श्रेणी, और इसके बीच में पाया जाता है ये मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्यन पहाड़ी श्रृंखला मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैली हुई है। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य मध्य प्रदेश का मालवा का पठार स्थित है। मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर विस्तार बताइए। तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी देशांतर विस्तार है वो है 74 डिग्री से 82 डिग्री 48 सेकंड तक पूर्वी देशांतर पाया जाता है, जबकि जो उत्तरी है वह पाया जाता है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक सेकंड तक। निम्नलिखित में किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? तो मध्य प्रदेश से है कम कनाडा का, ब्रिटेन, फ्रांस, उपरोक्त सभी नहीं, जर्मनी का। जो जर्मनी है वह मध्य प्रदेश से कम है, जबकि कनाडा तो कितना बड़ा, सबसे बड़ा में से एक आता है, सेकंड नंबर का सबसे बड़ा देश है। तो संयुक्त जर्मनी का, जबकि कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस मध्य प्रदेश से अधिकतम क्षेत्रफल वाले देश हैं, लेकिन जो जर्मनी है वह मध्य प्रदेश के बराबर है या मध्य प्रदेश से कम है। नर्मदा और महानदी के बीच का जल विभाजक कौन करता है या किसके द्वारा किया जाता है? तो गंगा और महानदी के बीच का जल विभाजक है बघेलखंड का पठार। गंगा नदी और महानदी के बीच जल विभाजक बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टानें मध्य प्रदेश में कहाँ पे पाई जाती हैं? तो पृथ्वी की जो प्रारंभिक चट्टानें हैं वह मध्य प्रदेश के आग महाकल्प में आती हैं। आग महाकल्प मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में तथा बुंदेलखंड में गुलाबी ग्रेनाइट के रूप में ये चट्टानें मिलती हैं।
ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों के पत्थर का प्रयोग किया जाता है? तो ऐसे कौन से पत्थर हैं जिनका इमारती बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो पुराना समूह के जो पत्थर होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है ऐतिहासिक इमारतें बनाने में। पुराना समूह जो कि ग्वालियर, दिल्ली, आगरा और की ऐतिहासिक इमारतें इन्हीं चट्टानों से निर्मित है। इनका भाग कुडप्पा समूह छत्तीसगढ़ में और दूसरा विंध्याचल की चट्टान उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। नर्मदा सोन घाटियां और अरावली श्रेणी के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो नर्मदा सोन घाटी। और अरावली श्रेणी है उनके बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसको जाना जाता है मध्य उच्च प्रदेश के नाम से। इसमें 5 भाग पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में: मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रियो पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी और बुंदेलखंड का पठार। कैमूर श्रेणी किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती हैं? जो कैमूर श्रेणियां हैं वो यमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती हैं। मालवा किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है? तो जो मालवा है वह कहाँ पाया जाता है? यहाँ। तो नर्मदा और यमुना के बीच जल विभाजक का कार्य करती है मालवा का पठार। नर्मदा और यमुना नदी के मध्य मालवा का पठार जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। सर्वाधिक खनिज कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। धारवाड़ समूह मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है। लमेटा हिल्स कहाँ पाई जाती हैं? तो लमेटा हिल्स पाई जाती हैं जबलपुर में। रायसेन में भीमबेटका पाई जाती है, विदिशा में उदयगिरी, इंदौर में काकरीवाड़ी और धार में मांडू हिल्स पाई जाती हैं, जबकि जो लमेटा हिल्स हैं वो जबलपुर में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश के कौन से जिले राजस्थान की सीमा को टच करते हैं? कितने जिले टच करते हैं? तो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या है 10 जिले। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 हो गई है। इनमें से 10 जिले हैं राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। इन जिलों के नाम हैं झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या है 13। तुम्हारा उत्तर तुम जानो तो 13 उत्तर राजस्थान से 10 को स्पर्श करते हैं और उत्तर प्रदेश को 13 से। इन जिलों के नाम हैं भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निमाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। निम्नलिखित युग्मों में से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के उन जिलों की संख्या चुनिए जो कि मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्शतः छूते हैं। तो राजस्थान को छूते हैं 10, महाराष्ट्र को छूते हैं 9, छत्तीसगढ़ को छूते हैं 7। तो ऑप्शन है डी सही। मध्य प्रदेश की सीमा को महाराष्ट्र के से 9 जिले, छत्तीसगढ़ के 7 जिले स्पर्श करते हैं। निम्नलिखित में उन राज्यों के जोड़े को चुनिए जो कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक न्यूनतम जिले स्पर्श करते हैं। सबसे कम जिलों के स्पर्श करने वाले हैं उत्तर प्रदेश, और जो सबसे ज़्यादा करता है, और गुजरात जो कि सबसे कम करता है 2। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, जबकि न्यूनतम 2 जिले झाबुआ और अलीराजपुर गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं। विकल्प बी सही है। मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या बताइए जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो 17 जिले ऐसे हैं जो किसी से लेना देना नहीं करते, किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते। मध्य प्रदेश के 52 जिले हैं, जिनमें से 17 जिले ऐसे हैं जो कि किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते। इन जिलों के नाम इस प्रकार हैं: इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, विदिशा, देवास, धार, सीहोर, शाजापुर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी और उमरिया। नोट: कुछ बुक में या कुछ स्रोतों के अनुसार 18 जिलों की संख्या बताई जाती है, जिसमें मंडला जिला भी शामिल किया जाता है, लेकिन 2011 में जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार जो मंडला है उसकी सीमा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है, इसलिए इनकी संख्या 18 हो जाती है, और जो मंडला को नहीं मानते वो 17 मानते हैं। निम्नलिखित में से जिला युग्म में से उस छांटिए जिसकी सीमा रेखा 1 से अधिक राज्यों को स्पर्श करती है।
तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो कि एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करते हैं? तो सबसे पहले तो आ जाएगा हमारा बालाघाट, स्पर्श करता है महाराष्ट्र को और छत्तीसगढ़ को। झाबुआ भी आ जाता है, मालवा, बालाघाट, मुरैना, शिवपुरी और अलीराजपुर, ये सभी ऐसे जिले हैं जो कि एक से ज़्यादा राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब देखते हैं हम कौन सा जिला किस किन राज्यों को स्पर्श करता है। बालाघाट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। झाबुआ राजस्थान और गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं। मुरैना उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। शिवपुरी यह उत्तर प्रदेश और राजस्थान की, और अलीराजपुर यह गुजरात और महाराष्ट्र की राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। सीधी और झाबुआ में सूर्य उदय के समय पर विचार करते हुए विकल्प को बताना है। तो सीधी कहाँ है? पूर्वी जिला है। और झाबुआ कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। तो यदि सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ पे होगा? सीधी में होगा, तो सबसे पहले होगा। इन दोनों के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस है? अपन ये पढ़ा था अपन ने, 34 मिनट का डिफरेंस पाया जाता है। मतलब देखा जाए तो आधे घंटे, है ना। तो आधे घंटे पहले कहाँ पर सूर्योदय होगा? सीधी में। ऑप्शन सी सही है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री जो कि इलाहाबाद में स्थित नैनी से निश्चित किया जाता है। मध्य प्रदेश की जो सीधी जिला है वह मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। झाबुआ है मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। अतः सीधी में सूर्य उदय आधा घंटे पहले होता है। विदर्भ क्षेत्र जो कि अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है, पहले किस राज्य के भाग में अंतर्गत आता था? तो विदर्भ है पहले मध्य प्रदेश का भाग था, लेकिन अब कहाँ पर है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। विदर्भ क्षेत्र वर्तमान महाराष्ट्र राज्य का पूर्वी क्षेत्र है जो कि पूर्व में मध्य प्रदेश का हिस्सा था। वर्तमान में यह वास्तव में विदर्भ का पूर्व नाम बरार था जो कि मध्य प्रदेश में शामिल था। सन 1956 को छत्तीसगढ़ और वर्तमान महाकौशल सीपी एंड बरार मराठी के विदर्भ के हिस्से थे, जिन्हें सम्मिलित रूप से मध्य प्रदेश कहा जाता था। पार्ट ए स्टेट का भाग था, इसलिए 1953 में फजल अली आयोग की सिफारिशों के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग के दौरान विदर्भ को महाराष्ट्र में मिला दिया गया, क्योंकि वहां पे क्या बोली जाती थी? मराठी भाषा बोली जाती थी। वर्तमान विदर्भ महाराष्ट्र का एक उपक्षेत्र है जिसके अंतर्गत नागपुर अमरावती डिवीजन आते हैं। यह महाराष्ट्र के कुल क्षेत्रफल का 31.6% है। यह राज्य की कुल आबादी का 21.3% हिस्सा समाये हुए हैं। अगले लंबे समय से इसे पृथक राज्य बनाने की मांग भी चल रही है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। भारत के केंद्र में स्थित मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश कहा जाता है या इसे हृदय स्थल कहा जाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह भारत का प्राचीन भाग है। हिमालय से भी पुराना होने के कारण यह भूखंड किसी समय उस संरचना का हिस्सा था जिसे गोंडवाना महाद्वीप कहा गया है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? तो मध्य प्रदेश का गोंडवाना कहलाता है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र विशेषकर मंडला जबलपुर क्षेत्र गोंडवाना लैंड कहलाते हैं। इस क्षेत्र में गोंडवाना वंश का शासन होने से यहाँ क्षेत्र गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। गोंड वंश के प्रमुख शासकों में संग्राम सिंह, दुर्गावती और शंकर शाह थे। सन 1480 में संग्राम शाह ने गोंड शासक बनने के समय गोंड वंश का प्रभुत्व जबलपुर तथा मंडला के आसपास क्षेत्र तक सीमित कर दिया था। चंबल घाटी के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो चंबल घाटी का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है? तो गली अपर्दन के कारण हुआ है ना। तो गली अपर्दन प्रकार का पाया जाता है। राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर में 30 लाख एकड़ में जलोढ़ मिट्टी विस्तृत है। इस क्षेत्र में चंबल नदी ने गहरी गहरी नालियां या गली का निर्माण किया है। इससे उद्घात भूमि के रूप में भी परिवर्तित कर दिया गया है। अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है। अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जहां से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहला नदी का उद्गम होता है। यह अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। अमरकंटक को आदिवासियों का घर कहा जाता है। अरावली और विंध्यन शैल समूह के मध्य कौन सा पठार पाया जाता है? तो अरावली और जो विंध्यन
श्रृंखला है उसके मध्य पाया जाता है मालवा का पठार, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में आता है। अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैली हुई है। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य प्रदेश का मालवा का पठार स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय रेखा के सबसे निकटतम होगा? तो रीवा जिला सबसे निकटतम होगा, इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से स्पर्श नहीं करती? तो मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश से करती है, गुजरात से करती है, महाराष्ट्र से करती है, लेकिन उड़ीसा से कोई भी सीमा स्पर्श नहीं करता मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्य की जो वर्तमान सीमाएं हैं 5 राज्यों को स्पर्श करती हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात, लेकिन उड़ीसा से स्पर्श नहीं करती। मध्य प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में किस राज्य से मिलती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है ऑप्शन सी महाराष्ट्र से। पंजाब से नहीं करती, केरल और पश्चिम बंगाल से नहीं करती। वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है, जिनके नाम है उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 308,252। ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश विभाजन से पूर्व सबसे बड़ा राज्य था, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल था, लेकिन 2000 में छत्तीसगढ़ पृथक हो गया मध्य प्रदेश से, और अब इसके बाद या मध्य प्रदेश है, वर्तमान में इसका क्षेत्रफल कितना है? 308,252। किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? तो जो मध्य में होगा अर्थात मध्य प्रदेश भारत का हृदय कहला जाता है। सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, चीता स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में आता है गुजरात और बस गुजरात। राजस्थान आता है पश्चिम उत्तर में। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है, उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम में राजस्थान और पश्चिम में गुजरात। मध्य प्रदेश के या क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य में कौन सा स्थान आता है? तो पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है, जबकि पहला राजस्थान है। हालांकि आविभाजन से पहले या छत्तीसगढ़ जब अलग नहीं हुआ था तो सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश, लेकिन विभाजन के बाद यह दूसरे नंबर पर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? अर्थात ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सीमा स्पर्श नहीं करता? उत्तर प्रदेश करता है, गुजरात करता है, छत्तीसगढ़ करता है, लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं करता, अर्थात ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती हैं, पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाया जाता है? तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अर्थात राजस्थान नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात पश्चिम में, राजस्थान उत्तर पश्चिम में और उत्तर पूर्व में पाया जाता है, नहीं पश्चिम उत्तर में पाया जाता है छत्तीसगढ़। पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण पश्चिम में गुजरात और उत्तर में उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? तो उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है कौन सी सीमा? तो श्योपुर की सीमा, क्योंकि ये राजस्थान को करती है, जबकि भिंड की, शिवपुरी की और सतना की उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, बल्कि राजस्थान की सीमा को स्पर्श करती है, जबकि भिंड, सतना, शिवपुरी यह उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भाग पे पाया जाता है मालवा का पठार। मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, जिसमें से सबसे बड़ा भूभाग मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना है? 88,222 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28.72% है। जबकि नर्मदा कितनी पाई जाती है? तो 86,000 वर्ग किलोमीटर, सतपुड़ा पाई जाती है 34,000 वर्ग किलोमीटर और बघेलखंड पाई जाती है 21,577 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं? तो सबसे अधिक ऊंची चोटियां पाई जाएंगी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? धूपगढ़, सतपुड़ा वाले क्षेत्र में ही आती है। मध्य प्रदेश का सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटियां आती हैं। यहीं पर प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है। इससे पश्चिमी चोटी धूपगढ़, जो कि 1350 वर्ग किलोमीटर है, सब प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है, जो कि पश्चिम में राजपीपला और पूर्व में मैकल श्रेणी के नाम से जानी जाती हैं।
मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा है? तो 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र नहीं है? मध्य प्रदेश में से कौन सा क्षेत्र है वो नहीं पाया जाता? बघेलखंड पाया जाता है, बुंदेलखंड पाया जाता है, मालवा पाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड एक खुद राज्य है तो वो नहीं पाया जाता। मध्य प्रदेश का भौगोलिक 7 भागों में बांटा जाता है, जिसके अंतर्गत बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार आते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? तो मध्य प्रदेश से नहीं लगती है सीमा बिहार की। वर्तमान में 5 राज्यों की सीमा करती है, जिसके नाम है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो जो नर्मदा घाटी है वह है सतपुड़ा और विंध्याचल समूह के बीच में बहती है। नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। नर्मदा घाटी 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, जो कि अनूपपुर में पाया जाता है। यह मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर बहती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1985 में नर्मदा नदी घाटी विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? तो नर्मदा घाटी एक भ्रंश घाटी के अंतर्गत बहती है। नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। मध्य प्रदेश के पूर्व में तथा पश्चिम भाग में नर्मदा घाटी और सोन घाटी के बीच का भूभाग नर्मदा सोन नदी घाटी के रूप में जाना जाता है। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के मध्य अधिकतम निचला भाग है। इसकी ऊंचाई 300 मीटर के लगभग है। यह एक भ्रंश घाटी है। नर्मदा की घाटी में मुख्यतः दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। बालाघाट या जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? जो बालाघाट जिला है उसकी सीमा स्पर्श करती है छत्तीसगढ़ को। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। इन सीमा को छूने वाले इस प्रकार हैं जिले। तो उत्तर प्रदेश को 13 जिले स्पर्श करते हैं, राजस्थान को 10 जिले स्पर्श करते हैं, महाराष्ट्र को 9 जिले, छत्तीसगढ़ को 7 जिले और गुजरात को 2 जिले स्पर्श करते हैं। छत्तीसगढ़ जिले को या छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करने वाले जिलों के नाम हैं सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट शामिल हैं। अर्थात बालाघाट जिले की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करती है। शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? तो शहडोल जिला आता है बघेलखंड पठार के अंतर्गत। मध्य प्रदेश को मोटे तौर पर 7 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है, जो कि क्रमशः मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। इसमें बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है, जिसमें सोन नदी के पूर्व में स्थित है और इसमें सीधी, सिंगरौली, शहडोल और उमरिया जिले आते हैं। मध्य प्रदेश में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है? तो ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सतपुड़ा श्रृंखला स्थापित नहीं है? तो वो है हरदा जिला। जबकि खंडवा, बैतूल और छिंदवाड़ा में सतपुड़ा श्रेणी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पश्चिम में राजपीपला, पूर्व में मैकल श्रेणी के नाम से जानी जाती है। नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व स्थित इस श्रृंखला के पूर्व में बैतूल, छिंदवाड़ा के पठार पाए जाते हैं। उत्तर में महादेव पर्वत श्रेणी, इसकी स्थिति स्पष्ट होती है। लेकिन सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला प्रश्न में दी गई है, जिसमें हरदा जिला मौजूद नहीं है, जबकि खंडवा, बैतूल और छिंदवाड़ा जिला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। इसको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हरदा माना था, लेकिन कुछ बुक के अकॉर्डिंग सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत हरदा जिला आता है। मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया था? तो मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 1956 में किया गया था। मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश। मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर हुआ था। स्वतंत्रता के बाद देश की विकास की दृष्टि से राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठाई गई। इसके चलते फजल अली आयोग की अध्यक्षता में 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसके अन्य सदस्य थे फजल अली और डॉक्टर KM फणिक्कर। आयोग की सिफारिश के अनुसार 1 नवंबर 1956 को पुराने मध्य प्रदेश में 17 हिंदी भाषी जिले
भारत के मंदसौर जिले के सुनील टप्पा क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण मध्य भारत, पूर्व विंध्य प्रदेश, महाकौशल के हिंदी भाषी जिले और राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील जो कि विदिशा जिले में मिलाई गई थी, इस उपखंड को मिलाकर नया राज्य मध्य प्रदेश बनाया गया, जिसकी राजधानी भोपाल को माना गया था। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं? तो भूवैज्ञानिक दृष्टि के हिसाब से या फिर दृष्टि से प्राचीनतम चट्टानों का नाम है आर्कियन युग की चट्टानें। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से आर्कियन युग की चट्टानें सबसे प्राचीन हैं। मध्य उच्च प्रदेश में 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 67 उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 51 से 80 डिग्री 22 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित आर्कियन युग की चट्टानों से निर्मित पठार को बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। भारत का प्रद्वीपीय पठार आर्कियन चट्टानों से निर्मित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार। मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। इसका क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश का कुल 28.62% क्षेत्रफल फैला हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से इसका निर्माण हुआ है। इसमें डक्कन ट्रैप सेल पाई जाती हैं, जबकि रीवा पन्ना के पठार को विंध्यन का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यह विंध्यन शैल में पाई जाती हैं। बघेलखंड का पठार गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है। इस पठार में सोन, नर्मदा, जोहिला नदी प्रभावित होती है। इस पठार का कुल क्षेत्रफल 21,577 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा नहीं है? तो मध्य प्रदेश की सीमा साझा नहीं करता उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र करते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा से 5 राज्य स्पर्श करते हैं, जिसमें आता है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। दिए गए विकल्प में उड़ीसा है, जो कि मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं? तो 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के राजस्थान से टच करती हैं। तो मध्य प्रदेश के जिले हैं 10, जो कि किसको स्पर्श करते हैं? राजस्थान को स्पर्श करते हैं। झाबुआ, रतलाम और राजस्थान के स्पर्श करने वाले जिले हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। देखिए, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं? झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी और श्योपुर, मुरैना। और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ राजस्थान के हैं। झालवाड़ा, बारा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और करौली ये राजस्थान के जिले हैं, जो कि मध्य प्रदेश से सीमा स्पर्श करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का जिला महाराष्ट्र राज्य की सीमा साझा नहीं करता? तो ऐसा कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का जो कि महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श नहीं करता? बड़वानी करता है, बुरहानपुर करता है, बैतूल करता है, लेकिन देवास नहीं करता। मध्य प्रदेश के 9 जिले महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करते हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। और जबकि जो देवास जिला है वह महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श नहीं करता। यह उल्लेखनीय है कि देवास 17 ऐसे जिले के अंतर्गत आता है जो कि किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है, इसको 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, जिसमें नर्मदा नदी के समानांतर गुजरती है। यह मध्य प्रदेश के मालवा के पठार को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिले से निकलती है, जिसके अंतर्गत आते हैं उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर से। कर्क रेखा बघेलखंड, रीवा-पन्ना के पठार से भी गुजरती है, किंतु यह कुछ भागों से अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ मध्य प्रदेश के महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत है, जो कि झाबुआ में स्थित है। नहीं, झाबुआ नहीं, होशंगाबाद में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत महादेव पर्वत श्रृंखला में आती है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह न केवल